चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का आज के डिस्कशन में। सबसे पहली बात क्या कि लगातार जुड़िए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 100 सेट करवाने हैं इसमें, तो थोड़ा सा कभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आकर के आपका सेट बना देता हूँ। 9 बजे तो मैं लाइव रहूँगा ही रहूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था, तो रहूँगा ही रहूँगा। लेकिन जब जहाँ जहाँ जब जब मौका मिलेगा मैं बनाऊंगा सेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेट बनाने हैं बच्चे। चलिए, और मेरा टारगेट है कि ओवरऑल 18 तारीख तक मैं पूरा कर दूंगा इसको। लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बच्चे आप लोग रेगुलर रहिए, आपसे निवेदन है कि आप रेगुलर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब सबसे पहली बात करते हैं कि चालक प्रतिरोध है क्या। तो चालक का प्रतिरोध, एकदम देखिए, चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध एकदम ध्यान में रखिए। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होता है। विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध। द रेसिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध, एकदम ध्यान में रखिएगा, मार्ग में अवरोध होगा। और ध्यान में रखना है आपको कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V बटे I, यानी वोल्ट पर एम्पियर। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध डिपेंड करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। एकदम ध्यान में रखिए, प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? तो निर्भर करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध निर्भर करेगा तापमान पर, यानी रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एकदम ध्यान में रखना है, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा? तो तापमान पर डिपेंड करेगा। फिर देखिए, प्रतिरोध डिपेंड करेगा किस पर? तो बच्चे आपको चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई, एकदम ध्यान में रखिए, चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा। प्रतिरोध डिपेंड करेगा किस पर? चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। फिर देखिए, प्रतिरोध निर्भर करेगा किस पर? तो आपको पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नेचर ऑफ द, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इतने कारक पर निर्भर। और एक और बातें, प्रकाश पर भी निर्भर करेगा। प्रकाश पर, कुछ पदार्थों का जो, ठीक है, आपको प्रतिरोध होता है वो प्रकाश से क्या होता है? अल्टर होता है बच्चे। प्रकाश अगर उस पर पड़ेगा तो उसका आपको प्रतिरोध चेंज हो जाता है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बच्चे इस पर निर्भर करेगा, पदार्थ पर भी निर्भर करेगा, लंबाई पर भी निर्भर करेगा, लेकिन दाब से स्वतंत्र रहता है। किससे स्वतंत्र रहेगा? दाब से यह स्वतंत्र रहता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और बच्चे, अब यहां पर एक और हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी, प्रतिरोधकता। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। और ये रेसिस्टिविटी जो है ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा प्रकृति पर, और मात्र एक और कारक पर डिपेंड करेगा। किस पर? तो तापमान पर। ध्यान में रखिएगा, तापमान पर डिपेंड करेगा। बच्चे प्रतिरोधकता ये क्या होता है? तो ये रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन एल, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई, और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा तो आपको जाननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, बार बार मैं आपको इससे डिस्कशन में बार बार बताता रहता हूं कि देखिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गति नियम क्या कहता है? ये गति नियम ये कहता है कि देखिए, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वह बल के बराबर होता है, dp बाई dt होगा। और ये क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर होती है, परिवर्तन की दर याद रखना बच्चे। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर? तो बल के बराबर होगा। एकदम याद रखना है आपको, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होगा। ठीक है, यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। याद रखना बच्चे,
बल की दिशा में होता है। एकदम याद रखना, आपको बार बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, तो बल के बराबर, और यह परिवर्तन किस दिशा में, तो बल की दिशा में होता है। बहुत अच्छी बात है। और यहीं से निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चे, F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान गुना क्या आया, त्वरण आ गया। तो बच्चे अब देखिए इस पर क्या होगा आंसर, आंसर तो आपका लागू बल होगा, लागू बल होगा। एकदम ध्यान में रखिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बेटा, तो स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। विस्थापन क्या होता है, तो ठीक है, आपको प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, एकदम याद रखिएगा, तथा अंतिम बिंदु के बीच की, अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होता है। दाब क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। यानी बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो बच्चे दाब कहते हैं। बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या क्या मिलता है, तो लॉ ऑफ मोशन से बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा क्या, तो संवेग की परिभाषा। एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग की परिभाषा मिलेगा, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो बच्चे दूसरा जो है वो मिलेगा आवेग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, आवेग की परिभाषा मिलेगी। और तीसरा क्या मिलेगा, तो तीसरा मिलेगा, आपको याद रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बल का व्यंजक F बराबर ma। तो याद रखना है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको ये तीन चीजें, संवेग की परिभाषा, आवेग की परिभाषा, और देखिए F बराबर ma मिलता है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखिए 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चलना प्रारंभ करता है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुरंत मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, कि देखिए F बराबर क्या होता है, m इंटू, देखिए क्या हो जाएगा, v माइनस यू, चूंकि मंदक बल है बेटा, v माइनस यू अपॉन क्या होगा, t होगा। तो ये देखिए v तो 0 हो जाएगा, v आपको मंदन के कारण वस्तु का अंतिम वेग 0 हो जाता है, u दिया हुआ है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस m u अपॉन क्या निकल गया, t निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, तो मंदक बल है तो माइनस 60 न्यूटन है दिया हुआ, तो माइनस माइनस को काट दीजिए बेटा। क्या होगा, अब आपको निकालना है क्या, समय निकालना है, तो समय t बराबर हो गया m इंटू यू अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो गया। तो ये देख लीजिए एकदम इजी है, तो 30 गुना क्या हुआ, 20 बटे 60, काट दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। कितना होगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 30 गुना 20, तो बच्चे 30 गुना 20 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ में कर रहा हूँ, 30 गुना 20 ये क्या हो गया, तो 600 हो जाएगा। और ये 30 दूनी 60, दो 10 आई क्या हुआ, 20 हो गया। तो बेटा 10 सेकेंड हो जाएगा। तो समय कितना निकलेगा, तो 10 सेकेंड। यहाँ देखिए माइनस भी दिया हुआ है, समय कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो बच्चे आंसर क्या होगा, तो आपको 10 सेकेंड होगा। यहाँ पर दो बातें आपको जान लेनी चाहिए। क्या जान लेनी चाहिए, कि बल जो है, बल जो है, बल ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बल प्रकृति में 4 प्रकार के, एकदम याद रखना बेटा, प्रकृति में 4 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो पहला जो बल है वह बल है, ध्यान में रखिएगा, इस बल को हम क्या कहते हैं, तो इस बल को हम कहते हैं, याद रखिएगा, द्रव्यमान के कारण बल, और इस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान के कारण आपको बल होगा, तो ये बल क्या कहलाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। और दूसरा बल जो है वह क्या होगा, तो बच्चे द्रव्यमान के कारण, आवेश के कारण बल होगा। तो आवेश के कारण जो बल होगा उसको याद रखिएगा बेटा, क्या बोलते हैं, तो विद्युत अस्थैतिक बल। ये देखिए, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और
इस फोर्स को देखिए क्या होता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। विद्युत अस्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और आपको एक और बल होता है, क्या होता है बच्चे, तो ठीक है, आपको बीटा किरणों के उत्सर्जन के कारण, बीटा किरणों के उत्सर्जन के कारण बल के कारण, बीटा किरणों के, ठीक है, उत्सर्जन के कारण बल, उत्सर्जन के कारण बल, एकदम ध्यान में रखिएगा, के कारण बल, कौन सा बल होगा, तो बीटा किरण जब उत्सर्जित होगा तो आपको जो बल लगेगा वह कमजोर बल लगता है, वीक फोर्स लगता है, कमजोर बल लगता है। और एक और बल होता है बेटा, ठीक है, वह सबसे मजबूत बल होता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ये कहां पर होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके बीच जो बल लगेगा उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो एकदम सिंपल है, आपको आंसर हो जाएगा क्या, तो बच्चे आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। एकदम याद रखिएगा, द्रव्यमान के कारण बल तो क्या होगा, तो द्रव्यमान के कारण बल गुरुत्वाकर्षण बल, आवेश के कारण बल विद्युत स्थैतिक बल, बीटा किरणों के उत्सर्जन के कारण बल कमजोर बल, और नाभिकीय बल, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बल। और सबसे मजबूत बल कौन होता है, तो नाभिकीय बल होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, यहां देखिए ये तो हो गया बेटा, आगे बढ़िए, क्या है, तो चौथा भी सेम क्वेश्चन है। क्यों है भाई, सेम क्वेश्चन है, तो ये गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, शायद टाइपिंग में। यहां है क्वेश्चन है एवोगाद्रो नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या था बेटा, एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो संख्या, ध्यान में रखिएगा, एवोगाद्रो संख्या है, ये क्वेश्चन है बेटा, एवोगाद्रो संख्या है। एवोगाद्रो संख्या का निरूपण होता है, का निरूपण होता है, एकदम याद रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन लिख दिया है। तो एवोगाद्रो संख्या जो है, एवोगाद्रो नंबर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब भी एवोगाद्रो संख्या की बात आए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिए हम कैसे, किसका यूज करते हैं, तो बच्चे एन नॉट का यूज करते हैं। और एक मोल में, ध्यान दीजिए बच्चे, एक मोल में क्या होगा, तो अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या, अणुओं या क्या बच्चे, परमाणुओं या क्या, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या नियत होती है, आयनों की संख्या क्या होगा, नियत होगा, संख्या नियत। और इसे ही क्या कहते हैं, तो एवोगाद्रो नंबर कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, याद रखना बेटा, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। यानी एक मोल अणुओं, परमाणु या एक मोल में क्या होगा, अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या नियत होती है, दैट नंबर इज नोन एज एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो नंबर को बेटा याद रखना, एक एवोगाद्रो नंबर बराबर कितना होगा, तो ये फिक्स नंबर होता है, और चाहे अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, इसके का नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इंटू 10⁻23 होता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस फिक्स होता है, और ये कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो याद रखना बच्चे, 4 नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के अणु में होता है, बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन, ये देखिए वर्ड यूज हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2। तो बच्चे ऑक्सीजन जब भी बात करेंगे तो इसका खोज किसने किया, खोजा किसने, तो सीले और प्रिस्टले ने, सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने, सीले प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, ध्यान में रखिएगा, सीले और प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। और ये क्या है, तो ऑक्सीजन है बच्चे। ऑक्सीजन में क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए 2 2 2 हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा है, तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की इसने साझेदारी कर ली बच्चे, ये साझेदारी कर लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिसने साझेदारी नहीं किया है। Those electrons which doesn't take part in chemical reaction या doesn't part in forming bond, that electron is known as lone pair of electrons। इसको nascent pair of electrons या lone pair of electrons कहते हैं, या हिंदी में बोलिए तो इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहा जाता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, निर्जन जोड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो
आपको यहां कितना बंधन बन गया, तो एक ऑक्सीजन में बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां क्या होगा, तो एक दोहरा सहसंयोजक बंधन बनता है। बच्चे जब भी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला बंधन, एकदम ध्यान में रखिएगा, बनने वाला बंधन क्या कहलाएगा, तो बनने वाला बंधन कहलाएगा कौन बॉन्ड, तो बच्चे सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एकदम याद रखिएगा इसको, एकदम सिंपल है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को हम क्या कहते हैं, तो सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है आपके पर्यावरण में कितना % पाया जाता है, तो ऑक्सीजन याद रखिए ये क्या है, तो अणुचुंबकीय है बच्चे, अणुचुंबकीय, ठीक है, अणुचुंबकीय नेचर का होता है, यानी यह जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अणुचुंबकीय है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। यह क्या है, तो अणुचुंबकीय होता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है 16वें वर्ग का तत्व है, 16वें वर्ग का तत्व है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, 16वें वर्ग का तत्व है। और यह क्या है, तो चेल्कोजेंस, एकदम याद रखिएगा, चेल्कोजेंस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो बच्चे हम सब पर बात करते हैं और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रतिध्वनि जो है यह क्या होता है, तो प्रतिध्वनि आपको, ठीक है, परावर्तक सतह से, ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह से ध्वनि टकराकर, परावर्तक सतह से ध्वनि 1/10 सेकेंड में टकराकर पुनः सुनाई देती है। इसी घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। परावर्तक सतह से ध्वनि 1/10 सेकेंड में टकराकर पुनः सुनाई देती है, एकदम याद रखिएगा, पुनः सुनाई देती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, तो इसी घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी व्हेन साउंड, ठीक है, साउंड आफ्टर reflecting surface in 1/10 second, both sounds are attached to each other. This phenomenon is known as echo. बच्चे क्या कहलाता है, इको कहलाता है। अब देखिए, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी, यानी आपको, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितना होता है, तो मैंने बताया था 17.2 मीटर, या आपको कभी कभी 16.6 मीटर भी होता है। तो आपको जनरली चूज करना है ऊपर वाले को, ठीक है, ग्रुप डी में प्राय यही चूज किया गया है। और प्रतिध्वनि के उपयोग, एकदम ध्यान में रखिए बच्चा, क्या होता है, तो प्रतिध्वनि के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जरा उस पर बात कर लेते हैं। प्रतिध्वनि के उपयोग क्या होंगे, उपयोग, तो प्रतिध्वनि के उपयोग होते हैं, ठीक है, क्या, सबसे पहला, ठीक है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, समुद्र की गहराई ज्ञात करना, एकदम ध्यान रखना है, गहराई ज्ञात करना, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, एकदम ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई ज्ञात करना, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या होगी, तो आपको याद रखना, हवाई जहाज की ऊंचाई। दो पहाड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना, एकदम ध्यान में रखिएगा, दूरी ज्ञात करना। ये सारी घटनाएं, ठीक है, किसका उदाहरण है बच्चे, तो ये है प्रतिध्वनि का उदाहरण, और प्रतिध्वनि के ये सारे उपयोग हैं। तो आंसर क्या होगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। यहां देखिए अनुनाद, एक वर्ड और भी है, अनुनाद है। अनुनाद क्या होता है, तो जब ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर हो, यानी प्रणोदित कंपन के कारण, फोर्स्ड वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको, ठीक है, वास्तविक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, क्या कह रहे हैं, प्रणोदित कंपन के कारण आवृत्ति, प्रणोदित कंपन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, प्रणोदित कंपन के कारण आवृत्ति, एकदम ध्यान में रखिएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कंपन के कारण ध्वनि की आवृत्ति, एकदम याद रखिएगा बच्चे। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि द
फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू फोर्स्ड वाइब्रेशन, ध्वनि की आवृत्ति, ये यदि न्यू मान लेते हैं इसको, ये यदि बराबर हो जाए किसके, तो बच्चे ठीक है आपको ध्वनि के आवृत्ति के बराबर हो जाए, ठीक है, प्राकृतिक ध्वनि आवृत्ति के बराबर होगा, प्राकृतिक ध्वनि आवृत्ति के बराबर हो जाए, ध्वनि की आवृत्ति के बराबर हो जाए, एकदम याद रखिएगा, ठीक है, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के बराबर हो जाए, ये न्यू नॉट के बराबर हो जाए, तो इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। बच्चे अनुनाद के कारण ही क्या होता है, तो ठीक है, तानसेन के गाने से क्या होगा, तो आपका जो है शीशा टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा, तो आपका जो है बहुत बार देखिएगा क्या होता है, कदमताल करते सैनिक पुल से गुजरते हैं तो पुल का गिर जाना, ठीक है, और आपको पता है मीटर घुमा करके रेडियो का बजाना इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम, ठीक है, इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जब भी एपिथेलियम टिश्यू की बात करेगा तो त्वचा का निर्माण, ग्रंथि का निर्माण, सभी का निर्माण कौन करेगा, तो आपको करता है, ठीक है, आपका एपिथेलियम उत्तक करता है बेटा। कौन करेगा, एपिथेलियम उत्तक करेगा। और आपको ध्यान में रखना है कि वृक्क जो है, वृक्क जो है यह क्या है, तो बच्चे वृक्क जो है यह क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। वृक्क जो है यह जो है यह क्या करता है, तो रक्त को छानता है, रक्त को क्या करेगा, छानने का काम करता है, रक्त को छानता है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा बेटा कि वृक्क क्या करेगा, आपको नेफ्रॉन की यूनिट होती है, नेफ्रॉन्स की बनी होती है, नेफ्रॉन का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, नेफ्रॉन का बना होता है। और ये वृक्कर्ता का क्या काम है बच्चे, तो ये बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और मैंने क्या बताया आपको कि वृक्क जो है, वृक्क की इकाई कौन होती है, तो वृक्क की इकाई आपका, ठीक है, वृक्क की इकाई आपका क्या होगा, तो बच्चे वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन मैंने कहा था, नेफ्रॉन का बना होता है, नेफ्रॉन वृक्क की इकाई है। और नेफ्रॉन बना होता है दो चीजों से बच्चे, एक बना होता है बोमेन्स कैप्सूल से, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल से बना होगा, और दूसरा बनता है किससे, तो बच्चे ये बना होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए, बोमेन्स कैप्सूल, और बना होगा ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस का बना होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है आपको, ये किसका बना होगा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा। चलिए, जंतु कोशिकाएं, ठीक है, जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, तो जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिएगा, जंतु उत्तक पर बात करें बेटा, जंतु उत्तक कितने प्रकार के, तो जंतु उत्तक जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम, ध्यान दीजिए बच्चे, एपिथेलियम उत्तक हो गया। दूसरा जो होगा संयोजी उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया। तीसरा जो होगा पेशी उत्तक हो गया, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू हो गया बच्चे। और चौथा जो होगा तंत्रिका उत्तक होगा। बच्चे किसमें आपको जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका उत्तक में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता, एकदम ध्यान में रखिएगा, तंत्रिका उत्तक में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। पेशी उत्तक जो है वह अटैच करता है बोन को या किसी चीज को अटैच करेगा बच्चे। रक्त जो है संयोजी उत्तक है, और त्वचा का बाह्य आवरण एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। और ये एपिथेलियम उत्तक बहुत प्रकार के होते बच्चे। एपिथेलियम उत्तक सामान्यतः 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते। पहला सल्की, दूसरा स्तंभाकार, तीसरा क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सब होते हैं बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार याद रखना है। चलिए, परमाणु संख्या 58 वाला तत्व में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको मेरी बातें याद रखनी चाहिए। चलिए, 4F ब्लॉक तत्व, ब्लॉक तत्व एकदम ध्यान में रखिए बच्चे। 4F ब्लॉक तत्व छठे आवर्त का 14 तत्व है। छठे आवर्त का कितना तत्व, 14 तत्व है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 14 तत्व है। और छठे आवर्त का कितना तत्व है बेटा, 14 तत्व है। और एकदम ध्यान में रखिएगा, कहां से कहां तक, तो 57 से 71 है। और ठीक है, 57 तो है नहीं, कहां से शुरू होगा, तो ये 58 से शुरू होगा। 58 मतलब सीरियम हो गया बेटा, क्या हो गया, सीरियम होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। 58 क्या होगा, सीरियम होगा। और ये लेंथेनम 57 होता है, लेंथेनम। तो सीरियम से लेकर, ठीक है, सीरियम से लेकर
आपको ध्यान में रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीरियम से लेकर कहां तक बच्चे, तो सीरियम से लेकर आपको, सीरियम से लेकर लास्ट जो है 71 नंबर परमाणु संख्या वाली तत्व जो है वह क्या होगा, तो आपको ये लेंथेनाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंथेनाइड्स कहलाएगा। और बच्चे एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो है आपको दुर्लभ मृदा धातु है, दुर्लभ मृदा धातु, रेयर अर्थ मेटल्स है, दुर्लभ मृदा धातु है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और किस आवर्त का है, तो छठे आवर्त का तत्व है। तो यहां से तो आप मार लीजिए लेंथेनम, ध्यान दीजिएगा लेंथेनम, जबकि थोरियम, बोलते सीरियम मार लीजिए, लेंथेनम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए थोरियम जो है यह एक्टिनाइड्स है बेटा, क्या है? एक्टिनाइड्स। अब ये एक्टिनाइड्स क्या होता है, तो सातवें आवर्त के तत्वों को ध्यान दीजिएगा, सातवें आवर्त का तत्व, सातवें आवर्त का तत्व, आवर्त का तत्व जिसे, ठीक है, जिसे आवर्त सारणी के नीचे, जिसे आवर्त सारणी के नीचे रख दिया गया है, आवर्त सारणी के नीचे, सारणी के नीचे रख दिया गया है, नीचे रख दिया गया है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रख दिया गया है। और इसे क्या कहते हैं, तो ठीक है, सातवें आवर्त का तत्व जिसे आवर्त सारणी के नीचे रख दिया गया है, कितना, तो 14 तत्व को, और इसे ही एक्टिनाइड्स कहते हैं। बच्चे यह रेडियो सक्रिय तत्व है, यह रेडियो सक्रिय तत्व, एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो और ये कहां से कहां तक शुरू होता है, तो ये शुरू होता है 89 से 103 तक। ठीक है, आपको 89 से 103 तक थोरियम से शुरू होगा, लॉरेंसियम पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो बच्चे ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए, जब भी पादप उत्तक पर चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे, पादप उत्तक पर चर्चा करेंगे, तो ये मुख्य रूप से, ठीक है, आपको दो प्रकार का होता है। पहला क्या होगा, तो बच्चे विभाज्योत्तक, विभाज्योत्तक होता है, ठीक है, विभाज्योत्तक होता है। दूसरा जो होता है ये आपको अस्थायी उत्तक होगा। विभाज्योत्तक में हमेशा विभाजन होता रहता है, विभाज्योत्तक में हमेशा क्या होगा, विभाजन होता रहेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या होता रहेगा, विभाजन होता रहेगा। और बच्चे ठीक है, अस्थाई में विभाजन नहीं होगा। और ये अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक तो सरल हो गया, एक सरल हो गया बेटा, और सरल उत्तक ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, एकदम याद रखिएगा, पेरेन्काइमा। और इसी में, इसी पेरेन्काइमा में आपको क्या होगा, तो बच्चे ठीक अपेक्षाकृत अवशिष्ट, अविशिष्ट, ठीक है, आपको कोशिकाएं होती हैं, किसमें, तो पेरेन्काइमा में। किसमें होगा, पेरेन्काइमा में, एकदम ध्यान में रखिएगा, पेरेन्काइमा में अवशिष्ट उत्तक होते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा, कोलेनकाइमा। बच्चे मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए, ये कोलेनकाइमा जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये ठीक है, आपको क्या होगा, तीसरा आपका हो जाएगा एक और स्क्लेरेन्काइमा। और ये क्या होता है बेटा, बार बार आपसे मैं बताता रहता हूं कि ये जो है स्क्लेरेन्काइमा, ये मृत होता है, जटिल होता है। मृत हो गया, ये हो गया। चलिए अब देखिए, अस्थाई में एक और लेते हैं, अस्थाई में क्या बच्चे, तो अस्थाई में सरल हो गया, जटिल हो गया। तो ये इसमें दो होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, एक जाइलम और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, जाइलम से जल का प्रवाह होता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का प्रवाह होता है। अब देखिए बेटा, एकदम ध्यान में रखना है, यहां पर आंसर क्या होगा, पेरेन्काइमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, नारियल, नारियल, नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी किसका बना होता है, तो नारियल की रस्सी बना होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, एस्क्लेरेन्काइमा का, एस्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, बार बार आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि नारियल की रस्सी किसकी बनी होती है, तो एस्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, एकदम ध्यान में रखना है, एस्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पादप की कोशिका भित्ति, यहाँ वर्ड यूज है पादप की कोशिका भित्ति। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, तो पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है किसका, तो बच्चे पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, ध्यान में रखिएगा, सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है, एकदम याद रखना है, किसका बना होगा, तो सेलुलोज का बना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में, ठीक है, किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि 20 किलोवाट अधिकतम कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपको बल डॉट विस्थापन, ठीक है, बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये हुआ F डॉट एस भी होता है। एक कार्य का और भी होता है, मान लीजिए शक्ति अगर दिया हुआ तब क्या करेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे क्या हुआ, समय। अब आपको यहाँ से कार्य निकालना है, क्या निकालना है, कार्य निकालना है बेटा। ये वर्क अपॉन क्या हुआ, टाइम हो गया, वर्क अपॉन क्या हुआ, टाइम हो गया। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कार्य निकालना है। तो कार्य W बराबर क्या होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय हो गया, यानी पावर गुना टाइम, पावर गुना टाइम। अब निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है बेटा। यहाँ देखिए कितना जूल आपको ये है, तो 20 किलो वॉट है पावर। तो कार्य W बराबर पावर है 20 किलो, तो किलो कर दिए 10⁻³ और वाट हो गया, और वाट गुना 10 कर दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा 200, ठीक है, 200 और 10⁻³ को किलो बोलते हैं, और वाट इंटू सेकेंड क्या हो गया, तो वाट इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वाट इंटू सेकेंड को हम क्या कहेंगे, तो जूल कहते हैं। तो 200 किलो जूल हो गया, आंसर क्या हो गया, 200 किलो जूल हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है, ध्यान में रखना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वॉट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वॉट होगा, तो एकदम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है बच्चे, कैसे आसान है, तो जानना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ mv², बचपन से ही याद होगा, हाफ mv² होता है, एक नंबर। अब नया काइनेटिक एनर्जी ke1 बराबर क्या होगा, हाफ m, और गति दोगुनी यानी वेग दोगुना हो गया, यानी 2v का होल स्क्वायर कर लीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/2, और m इंटू क्या होगा v², और ये 4 आगे कर दीजिए। 1/2 mv² को हमने क्या कह दिया था, तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी ke है, तो 4ke हो गया, यानी गति कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो जाएगी। एकदम एक चीज और ध्यान में रखना है बेटा, क्या ध्यान में रखना है, यहां देख लीजिए, थोड़ी सी बातें देख लीजिए कि जब भी गतिज ऊर्जा की बात करेगा, गतिज ऊर्जा की बात करेगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो बच्चे चार्ज गुना पोटेंशियल होगा, चार्ज गुना पोटेंशियल। यहां पर मैंने क्या कहा, यहां विद्युत गतिज ऊर्जा ले लिया मैंने, विद्युत गतिज ऊर्जा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर। नोट डाउन करते चलिएगा बच्चे, आवेश गुना क्या होगा, विभवांतर होता जाएगा। अब देखिए एक और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये क्या होता है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है, यह याद रखना है कि वर्कडन चेंज इन वर्कडन बराबर क्या होगा, वर्कडन बराबर कार्य किया गया कार्य, ये देखिए किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां से ले लीजिए 1/2 m, और क्या हो जाएगा v² माइनस क्या होगा u² हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे भी आपको इक्वेशन, बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाएंगे कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो w बराबर 1/2 m v² माइनस u² हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो इसके रुकने का कारण क्या है। एकदम आसान बात है बच्चे कि यदि किसी वस्तु पर, ठीक है, कोई वस्तु गतिमान है, क्या है, कोई बल उस पर आरोपित हो ही नहीं रहा है, तो वस्तु कैसे रुकेगा। तो ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है कि कैसे रुकेगा क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा हो एक सर क्या 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 क्या। तो ये देखिए आपको पता है कि मान लीजिए व्हील चल रहा है, व्हील चल रहा है, तो व्हील चल रहा है, मान लीजिए व्हील चल रहा है, तो यहाँ पर अपने आप एक बल लगता है जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, घर्षण बल। यानी वस्तु के गति के विपरीत, ये देखिए वस्तु इधर की इधर से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो वस्तु के गति के विपरीत हमेशा एक बल कार्य करता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं कि वस्तु के गति के विपरीत, गति के विपरीत एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो, एक बल कार्य करता है जो क्या करेगा, करता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है, जो वस्तु के गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। क्या, कौन सा बल कहेंगे, विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चे, तो इसे घर्षण बल कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसे घर्षण बल कहते हैं, याद रखना बच्चे, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल अविलंब बल का समानुपाती होता है। घर्षण बल अविलंब बल का समानुपाती होगा और F बराबर क्या होगा, म्यू आर होगा, जहां म्यू घर्षण गुणांक है। एकदम ध्यान में रखिएगा, म्यू क्या है, तो म्यू जो है वो घर्षण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और इसका मान बेटा कितना होता है, ये भी जरूरी है, आपको पूछेगा आपसे, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा। 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये घर्षण हो गया। यहां देखिए आवेग क्या होता है बेटा, आवेग, आवेग याद रखना है आपको, आवेग क्या होगा, तो बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को आवेग किसको कहते हैं, तो बल गुना सूक्ष्म समय, बल गुना क्या होगा, सूक्ष्म समय होगा। तो बल गुना सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं, यानी फोर्स इनटू, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, ठीक है, आपको क्या कहलाएगा बच्चे, तो ये इंपल्स कहलाएगा। तनाव क्या होता है, तो तनाव एक बल है, तनाव क्या है, एक बल है जो धागे और रस्सी में होता है, एक बल है जो क्या होगा, जो धागे या रस्सी में होता है, धागे या रस्सी में होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, रस्सी में होते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्स इन थ्रेड और, ठीक है, और आपको क्या कहिए, थ्रेड बोलिए या वायर बोलिए, तो फोर्स इज नोन एज, हाँ दीपू कुमार जी क्लास, बच्चे दीपू कुमार जी 9 बजे तो मैंने कहा ही है, मैं रेगुलर रहूंगा, ठीक है, लाइव रहूंगा, लेकिन ठीक है जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेट कराना है बेटा, बहुत सारे सेट्स आपको करवाने हैं। तो 9:30 बजे तो मैं, मतलब 9 बजे तो मैं रहूंगा ही रहूंगा लाइव, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, ठीक है, टाइम में लाइव आऊंगा और आपको क्लास दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेट्स यहाँ पर कराने हैं। चलिए बच्चे यहाँ जरा देख लीजिए क्या है, यहां जरा देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या है कि यौन संक्रमण संक्रमित रोग नहीं है बच्चे, मस्सा नहीं है, आपके चेहरा पर मस्सा हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, तो आपको शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में मांस की वृद्धि, ऊपरी भाग में, ठीक है, भाग में मांस की वृद्धि, इसको बोलते हैं मस्सा, मांस की वृद्धि। लेकिन देख लीजिए आपको सिफिलिस, ये यौन जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु से होता है। कैंडाइडिस, ये भी यौन जनित रोग है। गनोरिया, ये भी यौन जनित रोग है, ध्यान में रखिएगा। गनोरिया, आपको गनोरिया, सिफिलिस, कैंडाइडिसिस, मतलब क्या हो गया, सारे आपको यौन जनित रोग होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, यौन जनित रोग होते हैं। अब देखिए एक तरफ से बात कीजिए, कैंडाइडिस किसके किसके कारण होता है, तो कबक, 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 कबक से क्या होगा, संक्रमित हो जाता है। जनरली महिलाओं में होता है और जनरली, ठीक है, आपको यौन मार्गों की सफाई नहीं करने के कारण कबक से संक्रमित हो जाता है यौन मार्ग, जिसके कारण कैंडाइडिस रोग होता है। अब देखिए गनोरिया, गनोरिया भी आपको जीवाणु जनित रोग है। कौन सा, जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस मैंने पहले ही बताया कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो ये सब ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे पूछा जाएगा। जनरली आपका सिफिलिस जो है वह किसकी वजह से होता है, तो सिफिलिस जो है बेटा ट्रैपोनेमा पैलिडम, तो सिफिलिस जो है किससे होगा, तो सिफिलिस जो है ट्रैपोनेमा पैलिडम से होगा, ट्रैपोनेमा पैलिडम से, ठीक है, ट्रैपोनेमा पैलिडम से होता है, पैलिडम से होता है। और आपको गनोरिया किसकी वजह से होगा, तो गनोरिया जो रोग है बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, ये किससे, तो सिनेरिया गनोरिया, सिनेरिया गनोरिया से यह रोग होता है, या नाइसेरिया गनोरिया भी बोलते हैं, नाइसेरिया गनोरिया या सनेरिया गनोरिया, नाइसेरिया, नाइसेरिया गनोरिया बोलिए बच्चे, गोनोरिया, एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये यौन जनित रोग होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। तो मैं रासायनिक गुण के विषय में आपको हमेशा बताया है, क्या बताया है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए। रासायनिक गुण के लिए क्या होगा, अंतिम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अंतिम कक्षा में, ये देखिए मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं कि देखिए भाई, जब भी रासायनिक गुण की बात हो तो अंतिम कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन समान होनी चाहिए, समान हो, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, अब हम इसमें सब में निकाल रहे हैं, जरा इस पर बात कर लेते हैं।
ये देखिए ये क्या है, तो बच्चे बोरोन है, तो बोरोन है तो 2 और 3 हो गया इसका, ठीक है। यानी पहला कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या हुआ 3। जरा इसमें बात करिए फेरस में, तो बच्चे फेरस तो क्या हो जाएगा, तो फेरस होगा 2 8 10 और 10 हो गया, अंतिम में 2 दे दीजिए और 2 8 10, ठीक है। फिर हो गया 2 8 8, ठीक है। आपका ये देखिए इस तरह से निकालिए 1s 2s 2p 3s 3p और ये आ गया 4s बच्चे। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 और ये देखिए अब आ जाएंगे 3d में आ जाएंगे, 3d में आ जाएंगे तो 3d में कितना होगा, तो बच्चे बचा 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो 4s2 3d4 3s2 3d4, तो अब देखिए 2 2 2 2 इसमें, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अंतिम कक्षा में मैंने क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और यहाँ देखिए 6 4 10 2 12, तो 6 4 10 2 12, यहाँ 12 दे दीजिए। तो बच्चे ये हो गया आपको क्या, आपका 26 हो गया, ठीक है। ये देखिए ऑब्बो के द्वारा इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। बेरिलियम आइए, तो 2 2 यहाँ मिल गया आपको 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, तो कैल्शियम में 2 8 8 और क्या हुआ 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम में मिल गया, तो बेरिलियम आंसर हो गया आपका। लेकिन स्कैंडियम का थोड़ा सा देख लीजिए, और भी स्कैंडियम कैसे निकालिएगा बच्चे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 1s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में। बच्चे यहाँ देखिए 2 2 6, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 और क्या हो गया 6, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और ठीक है क्या होगा, तो बच्चे 18 2 20 और क्या हुआ 1 21 हो गया, 3d 1 हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि देखिए कितना हो गया, तो 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो गया। अंतिम कक्षा में यहाँ भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि ठीक है आपको किसके अंतिम कक्षा में, जिसके अंतिम कक्षा में आपको क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या है बेरिलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आधार पर आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने क्या दिया आपको कंसेप्ट कि रासायनिक गुण के लिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान हो, तो कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम के अंतिम कक्षा में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो ये ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो बच्चे पपीता जो होता है वह उभयलिंगी होता है बच्चे, पपीता जो होता है वह उभयलिंगी होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा पपीता उभयलिंगी होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सबसे बड़ा पुष्प कौन होगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन होगा, तो बच्चे जब भी सबसे बड़ा पुष्प की बात करेगा तो याद रखिएगा, ठीक है ये होगा रेफलेसिया, क्या होगा रेफलेसिया होगा। और अगर बात करें सबसे छोटा पुष्प, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, सबसे छोटा पुष्प कौन होगा, तो याद रखना आपको सबसे छोटा पुष्प, नोट डाउन करते चलिए, सबसे छोटा पुष्प होगा उल्फिया, क्या होगा उल्फिया होगा बच्चे, उल्फिया होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, बार बार आपसे पूछेगा कि ठीक है आपको फूल का क्या होगा, तो बच्चे 2 अंग होते हैं, पुरुष अंग, याद रखिए पुरुष अंग कौन होगा, तो पुरुष अंग होगा पुमंग, क्या होगा पुमंग होगा। और मादा अंग क्या होगा, तो मादा अंग होगा जयांग, मादा अंग क्या होता है, तो मादा अंग होता है जयांग, क्या होगा जयांग होगा। और दोनों पुमंग और जयांग अगर सेम पौधे पर हों तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। कौन सा पुष्प बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे, तो एकदम ध्यान में रखना है उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं बच्चे, तो जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित होते हैं, वाह्यदल, ठीक है पहले तो दल पुंज, उसके बाद वाह्यदल पुंज, उसके बाद पुमंग और जयांग, उसको पूर्ण पुष्प कहते हैं। एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए आप, क्या जान लीजिए कि बच्चे पूर्ण पुष्प किसको कहते हैं, पूर्ण पुष्प किसको कहते हैं, तो वह पुष्प जिसमें क्या होगा, तो आपको चारों होंगे, कौन होंगे, तो बच्चे दलपुंज होगा दलपुंज होगा, फिर क्या होगा वाय दलपुंज होगा, फिर क्या होगा, तो बच्चे पुमंग और जयांग होगा, पुमंग और जयांग होगा, पुमंग भी होगा और क्या होगा जयांग भी होगा। उस पुष्प को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से, ठीक है बढ़ती है बच्चे, तो रेडियो द्वारा ध्वनि डैश से बढ़ेगी, तो बच्चे आपको पता है हम एक तरफ से बात करते हैं, सबको देख लीजिए, पिच क्या होता है, तो मोटा और पतला, मोटा ध्वनि और पतला ध्वनि,
पतली ध्वनि, पतली ध्वनि। ये किसके कारण होगा? तो ये आपको पिच के कारण होगा। और पिच किस पर डिपेंड करता है? तो आपको आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो ठीक है अधिक दूरी तय करेगा, ऊर्जा ज्यादा होगा, तो आयाम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है तो आयाम से बढ़ती है। किससे बढ़ेगा? आयाम से बढ़ता है। बच्चे रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि, ध्यान में रखिएगा कि ठीक है ध्वनि 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 की ऊर्जा या तीव्रता, ध्वनि की ऊर्जा या क्या होगा? तीव्रता। ये किस पर डिपेंड करता है? तो तीव्रता डिपेंड यानी आई डिपेंड करता है आयाम के वर्ग पर या ऊर्जा पर, आयाम के वर्ग पर या ऊर्जा पर। आयाम का क्या हुआ? वर्ग हो गया या क्या हुआ? ऊर्जा हो गया। इस पर डिपेंड करता है ध्वनि। तो एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। और ध्वनि की ऊर्जा ठीक है या तीव्रता, ये क्या हुआ? प्रबलता हो गया बेटा। क्या हुआ? प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता या आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन ठीक है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा यहां पर ध्वनि था, तो ध्वनि कौन सा तरंग? तो अनुदैर्घ्य तरंग। ये सब मैंने बहुत बार बताया आपको। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? बच्चे ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी के ठीक है समूह एक में, समूह एक का मतलब क्या होगा? समूह एक का मतलब हो गया फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट ए में कौन कौन सा धातु, कौन कौन सा तत्व होता है? तो सबसे पहले ऊपर में आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद क्या हुआ? लिथियम, उसके बाद क्या हुआ? सोडियम, उसके बाद क्या होगा? तो सोडियम के बाद हो गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन होगा? रुबिडियम, उसके बाद क्या होगा? सीजियम, और देन आफ्टर क्या होगा? फ्रांसीसियम। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए ठीक है, आपको पहला परमाणु संख्या 1 3 8 ठीक है, आपको 19 8 हो गया ना, 1 3 11 और 19 और फिर क्या हो गया? 37 हो गया बेटा ठीक है, फिर क्या हो गया? 55 हो गया और अंत में क्या हो गया? 87 हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि लिथियम और ठीक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या होगा? मुलायम धातु होगा, मुलायम धातु होगा ठीक है, ये मुलायम धातु है। और इसको क्षार धातु भी बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। तो इस वर्ग में एकमात्र धातु कौन है? तो बच्चे हाइड्रोजन है ठीक है। अब देखिए, अब याद रखिए, अब मैं सब पर बात कर रहा हूं। रुबिडियम भी इसी वर्ग में आता है। किस वर्ग में? फर्स्ट वर्ग में। पोटेशियम भी इसी वर्ग में आता है। कोबाल्ट देखिए, तो आपको पता है कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल होता है। कोबाल्ट जो है 9वें वर्ग में पाया जाता है, 9वें वर्ग का तत्व है बच्चे, 9वें वर्ग का तत्व है। तो फेरस 26 हो गया, कोबाल्ट 27 हो गया। कोबाल्ट कितना होता है परमाणु संख्या? तो बच्चे फेरस, कोबाल्ट और निकेल होता है। तो फेरस का 26 हो गया, कोबाल्ट का 27 हो गया और निकेल का 28 हो गया। एकदम ध्यान में रखिएगा, फेरस का परमाणु संख्या 26 याद रखना बेटा ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 और निकेल का परमाणु संख्या कितना? तो बच्चे 28 होता है। और ये तीनों जो है क्या होगा? तो बच्चे ये तीनों जो है लौह चुंबकीय धातु होता है, लौह चुंबकीय धातु होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लौह चुंबकीय धातु होगा। और बच्चे ठीक है ये बड़ा क्रियाशील धातु होता है। कौन कौन? तो सोडियम, पोटेशियम को हम रखते हैं क्रियाशीलता के कारण हम रखते हैं किरोसिन तेल में, जबकि किरोसिन तेल में रखते हैं, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, किरोसिन तेल में रखते हैं। जबकि आपको याद होगा कि मैंने कई बार बताया है कि लिथियम को रखते हैं मोम में। किस में रखेंगे? मोम में रखा जाता है। लिथियम को कहाँ रखा जाता है? तो मोम में रखा जाता है। तो ये बातें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। बच्चे अग्नाशयी रस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयी में अग्नाशय, अग्नाशय को बेटा क्या कहते हैं? तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। और इसमें कौन कौन सा होता है बच्चे? तो आपको पता है कि यहाँ से निकलता है, एंजाइम की बात कर रहा है, एंजाइम। अगर हार्मोन की बात करता तो हार्मोन कौन कौन सा निकलता है? तो आपको बेटा कई बार मैंने बताया है, हार्मोन यहाँ से आपको पता है ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, एकदम ध्यान में रखिएगा, ग्लूकागॉन। और बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलेगा? इंसुलिन। गामा से क्या निकलता है? तो सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन निकलता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए कि कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा। तो एंजाइम निकलेगा, 2-3 एंजाइम निकलते हैं बच्चे, 3 एंजाइम। सबसे पहले ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। बच्चे ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन ठीक है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन, एकदम याद रखना है, प्रोटीन का पाचन करेगा, पाचन।
और देखिए एमाइलेज ये स्टार्च का करता है, एमाइलेज ये स्टार्च का करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज ये वसा का करता है, लाइपेज ये वसा का करता है, एकदम ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज ये सारे आपको क्या है, एंजाइम है बेटा, क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज जो है स्टार्च का और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन, और ये पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, अमाशय में। कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये ध्यान में रखना है, बार बार आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा बेटा, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, याद रखना है आपको, बार बार पूछेगा आपसे। यहाँ देखिए नीचे देखिए संरचना को दर्शाया गया यौगिक का नाम क्या है। तो बच्चे यहाँ देखिए, हाँ साइक्लोहेप्टेन होता तो क्या होता, छः नहीं 7 यहाँ पर क्या होता, साइक्लोहेप्टेन। ये देखिए इस तरह से साइक्लोहेप्टेन होता, ये 2 हो गया और ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, मतलब 4 1 5 हो गया, और ये हो गया 6, और एक और कर लीजिए, ये हो गया 7। इस तरह का साइक्लोहेप्टेन होता है, साइक्लोहेप्टेन इस तरह का होगा, साइक्लोहेप्टेन होगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए 7 होता है। साइक्लोहेक्सेन इसी तरह से साइकिल बना लेते हैं, 7 हो जाता है, ठीक है। बेंजीन होगा, ये क्या होगा, बेंजीन। और याद रखिए बच्चे, यहां मैं बता रहा हूं बेंजीन जो है, बेंजीन के बारे में थोड़ी बातें जान लीजिए। बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, याद रखिए, फादर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो बेंजीन है। नेप्थलीन देखिए, नेप्थलीन, 2 बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको नेप्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेप्थलीन कहते हैं बच्चे, ठीक है। ये देखिए नेप्थलीन, और 3 जब जुड़ जाएगा तो उसको एंथ्रासीन कहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, बेंजीन में जो है, ठीक है, आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, एकदम याद रखिएगा। अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या कि बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि बेंजीन जो है इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो कृत्रिम धुलाई में करते हैं, कृत्रिम धुलाई में करते हैं, एकदम याद रखिएगा। फेनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल कैसा होगा, सिरका। बच्चे आपको पता है कि अम्ल, अम्ल का सूचक, एकदम याद रखिए बेटा, अम्ल का सूचक कौन कौन, तो एकदम हम कर रहे हैं, ये देखिए 3-4 हम सूचक यूज कर रहे हैं, आपको याद रखना है इसको। सबसे पहला, ठीक है, आपको नीला लिटमस, ध्यान दीजिएगा, नीला लिटमस, ठीक है, नीला लिटमस, कोई बात नहीं, नीला लिटमस पत्र है। और फिर क्या होगा, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, लिटमस पत्र हो गया। फिर क्या होगा, आपको फिनोप्थेलिन में यहां ले रहा हूं, फिर तीसरा फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ठीक है, जरा देखिए बेटा, फिनोप्थेलिन ले रहा हूं। चौथा क्या ले रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज, क्या ले रहा हूं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ले रहा हूं। 5वां मैं क्या ले रहा हूं, ये देखिए 5वां मैं ले रहा हूं किसको, तो ये ले रहा हूं, ठीक है, नीला लिटमस, लाल लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। और क्या ले रहा हूं, तो एक और ले रहा हूं, यहां देखिए क्या ले रहा हूं, हल्दी, क्या ले रहा हूं, हल्दी। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए सिरका, सिरका मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब देख लीजिए, इस पर बात कर लेते हैं। अम्ल जैसे ही नीला लिटमस पत्र को पढ़ेगा इसको लाल कर देगा, ठीक है, लाल कर देगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। अम्ल जैसे ही नीला लिटमस पत्र पर पड़ेगा इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल जैसे ही लाल लिटमस पत्र पर पड़ेगा इसका पर कोई प्रभाव नहीं होगा, डजंट इफेक्ट इट। और फिनोप्थेलिन पर अम्ल जैसे ही पड़ेगा इसको रंगहीन कर देगा, क्या कर देगा, रंगहीन बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। नो कलर, कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज पर अम्ल पड़ेगा तो ध्यान में रखिएगा इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा, मिथाइल ऑरेंज पर लाल, ठीक है। और हल्दी पर पड़ेगा तो हल्दी पीला ही कलर शो करेगा, पीला ही कलर शो करेगा। तो नीला लिटमस पत्र पर लाल हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं,
फिनोप्थेलिन को रंगहीन कर देगा अम्ल, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा, हल्दी को पीला कर देगा। तो आपका एसिटिक सिरका क्या है, एसिटिक एसिड, तो ये क्या करेगा, रंगहीन करेगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो जो मैं बात बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, और यही प्रश्न आएंगे, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे बेटा। चलिए, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कैसा गैस बनेगा। धोवन सोडा है बेटा, तो जब भी धोवन सोडा होगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो बच्चे ये बन गया 2NaCl प्लस, ठीक है, 2H2O या H2O कर दीजिए, 2H2O या H2O कर दीजिए प्लस CO2। कौन सा गैस बाहर निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एकदम ध्यान में रखना है कि CO2 ठीक है, उपयोगी गैस। कौन सा गैस है, उपयोगी गैस, ठीक है, याद रखना बच्चे। हाँ, पृथ्वी को गर्म करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी को गर्म करता है, गर्म करेगा, पृथ्वी को गर्म करता है। और क्या करेगा, पृथ्वी को गर्म करता है, और काम क्या करेगा, तो CO2 जो है यह, ठीक है, आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, एकदम ध्यान में रखिएगा, के लिए उपयोगी है, एकदम ध्यान में रखना है। यह आपको आग को बुझाता है, आग को बुझा देगा बच्चे, आग को बुझाता है, यानी इट, ठीक है, इट क्या करेगा, आपको बुझाता है, बुझा देगा उसको, ठीक है, फायर एक्सटिंगाइजर की भांति काम करेगा। पृथ्वी को गर्म करता है, पहले ही बता दिया। खाद्य पदार्थ को स्पंजी करता है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, खाद्य पदार्थ को क्या कर देगा, खाद्य पदार्थ को स्पंजी बना देता है, यानी इट, ठीक है, फ्लपी बना देगा, स्पंजी बनाता है, क्या बना देता है, स्पंजी बनाता है, ठीक है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको दमघोटू गैस बोलते हैं, और इसकी बंधुता आपके जो रक्त के होमोग्लोबिन है उससे बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये दम घोट देता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन जो है यह, ठीक है, यह, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। ऑक्सीजन की खोज, ठीक है, सीले और पिछले ने किया था। सर टेस्ट हिंदी में नहीं आता है, बब्बन कुमार जी, सर टेस्ट हिंदी में नहीं आता है, क्या है, हिंदी इंग्लिश में आता है क्या, मुझे तो नहीं पता बेटा, ठीक है, हिंदी में ही आता है, और आप, ठीक है, हिंदी में ही आएगा बब्बन जी। सर टेस्ट हिंदी में नहीं आता है, पता नहीं आप क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, हमको नहीं समझ में आ रहा है बब्बन कुमार जी। और बेटा एकदम ध्यान में रखिए, अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा है तो धोवन सोडा, धोवन मतलब वॉशिंग सोडा, व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन व्हिच गैस इज फॉर्म्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है बेटा, आपको जहां प्रॉब्लम बुझा है कृपया आप क्या करेंगे मुझे बोलेंगे, तब मैं ज़्यादा आपको क्या हो इफेक्टिवली आपको मैं बता सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पर, ठीक है, आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में अगर बात करना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चे। चलिए देख लीजिए जरा इसको, टर्बियम, यहाँ देखिए टर्बियम डैश एक एक्टिनाइड नहीं है, तो टर्बियम जो है, टर्बियम, ठीक है, विच इज नॉट एक्टिनाइड, यहाँ देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश में, विच इज नॉट एक्टिनाइड, तो आपका टर्बियम जो है, टर्बियम इज नॉट एक्टिनाइड, टर्बियम इज नॉट एक्टिनाइड। सर टेस्ट पेपर जो दिया है वो हिंदी में नहीं आता है, कहां टेस्ट पेपर दिया है, विच टेस्ट पेपर इज गिवन जी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आता है। हाँ बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम देना होता है। तो दीजिए, क्या दिक्कत है दीपू कुमार जी और बबन कुमार जी, ठीक है। यहाँ आपको हिंदी मीडियम में मैं बता रहा हूँ, टर्बियम जो है आपको क्या नहीं है, तो बच्चे टर्बियम आपको एक एक्टिनाइड नहीं है। ये क्या है बच्चे, तो टर्बियम जनरली आपको क्या होता है, तो टर्बियम ध्यान दीजिए बच्चे, एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम है क्या, तो टर्बियम की परमाणु संख्या 65 है, और यह किस ग्रुप में आता है बच्चे, 57 से 71 वाले वर्ग में आएगा। तो ये क्या होगा, तो टर्बियम जो है इसकी परमाणु संख्या 65 है, और ये किस वर्ग में आएगा, तो लेंथेनाइड्स में आएगा, लेंथेनाइड्स में आएगा। और लेंथेनाइड्स मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था 4f ब्लॉक एलिमेंट होता है, और लेंथेनाइड्स की परमाणु संख्या 57 से क्या होगा, 71 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार क्वेश्चन आएगा। चलिए, दोनों लैंग्वेज में आता है बेटा, कोई टेंशन मत लीजिए, दोनों लैंग्वेज में आपको आएगा। गैस की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा,
आपको पता है, मैं एक तरफ से बात कर रहा हूं, संभारिक मतलब आइसोबार होता है, मैं लिख रहा हूं बच्चे, संभारिक मतलब क्या, आइसोबार, यानी यहां पर क्या होगा, सब कुछ भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होगा, यानी एटॉमिक मास नंबर इज सेम, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान, एकदम ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो ऐसे तत्व के परमाणु को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 6C14 7 और 14, बच्चे याद है कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या आपको क्या है, समान है, ठीक है। चलिए, सब कुछ भिन्न भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होगा। समावयव क्या होगा, ठीक है, आपको अणुसूत्र समान, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बी डिफरेंट, संरचना सूत्र आपका भिन्न होगा, एकदम याद रखना बेटा, संरचना सूत्र भिन्न होगा। समस्थानिक आपको क्या होगा, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या समान, यहां देखिए परमाणु आयाम था, एटॉमिक नंबर भी सेम, परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, द्रव्यमान संख्या आपको भिन्न होगा, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर बी डिफरेंट, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न होगा, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आंसर क्या होगा, तो डैश की रासायनिक विशेषता एक समान, रासायनिक विशेषता जैसे ही बोला एक समान तो आपका समस्थानिक आंसर हो जाएगा, क्या होगा, समस्थानिक आंसर होगा, क्योंकि जैसे ही परमाणु संख्या वगैरह बदलेगा तो आपको पता है परमाणु संख्या जैसे बदल गया तो आपको रासायनिक गुण डिफरेंट हो जाएगा, रासायनिक गुण कभी भी समान नहीं रहेगा। तो ये आपका आज का सेशन है, फिर मैं थोड़ी देर में हाजिर हो रहा हूं आपसे, ठीक है, मुखातिब हो रहा हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।